हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 10th चैप्टर, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इसका पार्ट ए कंप्लीट किया, आज हम इसका पार्ट बी कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, विच इज स्टार्ट फ्रॉम तापमान और वायुदाब। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज होती है ऐसी रेखा और ऊर्ध्वाधर होती है ऐसी रूप में तापमान में भिन्नता पाई जाती है। तापमान का अर्थ फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में मापा जाता है, जाने वाली ऊष्मा की मात्रा से लिया जाता है। तापमान का वितरण तीन बातों पर निर्भर करता है: किसी स्थान का अक्षांश, उसकी समुद्र तल से दूरी तथा उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई तक। नौ, अक्षांश की बात करें तो किसी स्थान की विषुवत रेखा से दूरी अर्थात अक्षांश तथा उसकी सूर्य ताप प्राप्ति का गहरा संबंध है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सूर्य ताप की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहां वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए मान में कमी होती जाती है और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि वहां तापमान न्यूनतम होता है। समुद्र तल से दूरी की बात की जाए तो तापमान का प्रभाव समुद्र तल से दूरी पर भी पड़ता है। समुद्र तट के पास के स्थानों में हमेशा तापमान समान या मृदु बना रहता है और समुद्र से दूर जाने पर आंतरिक भागों में तापमान बढ़ता जाता है और जलवायु में भी विषमता पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है और वह देर से ही ठंडा होता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, क्योंकि वायु का घनत्व कम होता जाता है। समुद्र तल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वह 1 डिग्री से कम होता जाता है। यही कारण है कि लगभग अक्षांशों में स्थित मैदानों की तुलना में पर्वतों का तापमान कम होता है। वायुदाब की बात करें तो वायु में भार होता है, इसलिए वह पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालती है। वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है और समुद्र तट के निकट पृथ्वी के धराजल पर वायु दाब सघन पाया जाता है। परंतु जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होता जाता है और वहां यह कम दबाव डाल पाती है और इसीलिए ऊंचे स्थानों पर पहाड़ों पर वायुदाब कम पाया जाता है और वायुमंडल में भिन्नता क्षैतिज रूप से में पाई जाती है। कहीं वायुदाब तथा तापमान में प्रतिकूल संबंध होता है और वायुताप कहीं ज्यादा तो कहीं कम होता है। अर्थात जब वायुताप अधिक होता है तो वायु हल्की हो जाती है तथा वायु दबाव कम हो जाता है और ठंडी वायु के अधिक सघन होने से वायु का जो दबाव है वह बढ़ जाता है। पवन की बात करें तो क्षैतिज संचार तथा वायु की गति को पवन कहते हैं। वायु के चलने की दिशा के अनुसार ही इसका नामकरण किया जाता है। जैसे पश्चिम दिशा में चलने वाली वायु को पछुआ तथा पूर्व दिशा में चलने वाली वायु को पूर्वा कहा जाता है। पवन हमेशा उच्च दाब की ओर ही चला करती है। ग्रही पवन की बात करें तो पवन जो एक ही दिशा में लगातार चलती है वह ग्रही पवने या फिर प्लैनेटरी विंड्स कहलाती है और ये पवन तीन प्रकार की होती हैं: व्यापारिक पवने, पछुआ एवं ध्रुवीय पवने। पहला पॉइंट आता है व्यापारिक पवने का। ये उप उष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टियों तक प्रवाहित होने वाली स्थायी पवने हैं और ये पवने 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से चलती हैं। पछुआ पवनों की बात करें तो ये पवने उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उप ध्रुवीय निम्न दाब पट्टियों तक चलती हैं। ये पवने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से चलती हैं। ध्रुवीय पवनों की बात करें तो ये पवने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की उच्च दाब पट्टियों से निम्न दाब वाले उप ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये
उत्तर पूर्व दिशा से प्रवाहित होती हैं और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती हैं और ये अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती हैं। तो दिस इज ग्रही पवने। नाउ स्थलीय तथा समुद्री समीर की बात करें तो स्थल दिन में शीघ्र ही गर्म हो जाता है और तब वहां पर निम्न वायु दाब स्थापित हो जाता है। ये पवन आर्द्रता से पूर्ण होती है और इन्हें समुद्री समीर भी कहते हैं। रात्रि में स्थलीय भाग ठंडा हो जाता है और तब वहां पर उच्च वायु दाब होता है और पवन अब स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है जो कि शुष्क होती है और यह स्थलीय समीर कहलाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता की बात की जाए तो जब जल विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वह भी बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में हमारे शरीर से पसीना नहीं सूखता और हम असह्य यानी कि अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना आरंभ होता हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और इन्हीं जल की बूंदों का संग्रह बादल के रूप में होता है और जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण रूप से नीचे आ जाती हैं। और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाती है। वाष्पीकरण की बात करें तो जल के जलवाष्प में बदलने तथा गैसीय रूप धारण करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निस्तर होती रहती है, निरंतर होती रहती है, लेकिन वायुमंडल एक सीमित मात्रा में ही जलवाष्प को ग्रहण कर सकता है और जलवाष्प की वह मात्रा जो वायु एक निश्चित ताप पर ग्रहण कर सकती है उसे संपृक्त वायु कहते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गर्म वायु में ठंडी वायु की तुलना में जलवाष्प क्षमता धारण करने की जो क्षमता है वह अधिक होती है। संघनन की बात कर लेते हैं। जब वायु राशि का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तापमान पर जलवाष्प युक्त वायु राशि संपृक्त होती है और उसे ओसांक कहते हैं। जलवाष्प से संपृक्त वायु का तापमान ओसांक से नीचे चला जाता है तो वायु अपने अंदर नमी को रोक नहीं सकती और तब अतिरिक्त जलवाष्प जल बिंदुओं में बदल जाती है और इस प्रक्रिया को ही संघनन कहा जाता है। और जब जलवाष्प का संघनन होता है तभी मेघ, ओस, पाला, कोहरे आदि का निर्माण भी होता है। घर्षण तथा वर्षण के प्रकार की बात करते हैं। पानी, ओला, हिम या हिम वर्षा के रूप में घर्षण होता है। बादलों में विद्यमान जल के जो कण होते हैं, हिम के कण जब आपस में एक होकर अपना आकार बढ़ाते हैं तब बादल उनका भार संभालने में असमर्थ हो जाते हैं तथा वे पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं और इस क्रिया को ही वर्षण कहते हैं। संघनन की क्रिया जब सेल्सियस तथा इससे भी कम तापमान पर होती है तो अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है और जब ये हिमकण आकार में बड़े हो जाते हैं तो ये भारी होकर हिमवर्षा के रूप में धरातल पर गिरने लगते हैं। संवहनिक वर्षा की बात करें तो इस प्रकार की वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सामान्य है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है जिसके कारण गर्म आर्द्र वायु ऊपरी भाग में जाकर यह ठंडी हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथ भारी वर्षा होती है तो इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा की बात करें तो यह वर्षा का सबसे सामान्य रूप होता है और जब कभी उष्ण एवं आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई अवरोध पर्वत या पहाड़ी के रूप में सामने
आ जाता है तो पवनें उससे टकराकर ढाल के सहारे से ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और अपनी नमी को वर्षा के रूप में गिरा देती है। यह वर्षा पवनाभिमुख ढालों पर अधिक होती है और लौटते समय ये पवनें गर्म तथा शुष्क हो जाती है, इसलिए पवनाभिमुख ढालों पर कम वर्षा होती है और इन भागों को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। भारत का दक्कन का पठार वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है और भारत के पश्चिमी घाट और हिमालय के दक्षिणी ढाल पर्वतीय वर्षा के उदाहरण। चक्रवर्तीय वर्षा की बात करें तो यह वर्षा शीतोष्ण कटिबंध में होती है और जब उष्ण तथा शीतल वायु एक दूसरे से मिलती है तब उष्ण वायु हल्की होने के कारण शीतल वायु के ऊपर उठती है और जिससे जलवाष्प का संघनन होता है तथा वर्षा होती है। इसे हम वाताग्री वर्षा भी कहते हैं और वर्षा की मात्रा को वर्षा मापक यंत्र से किलोमीटर या सेंटीमीटर में भी मापा जाता है। इसी स्थान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा का अर्थ है कि यदि वह स्थान समतल होता तो वहां 5 सेंटीमीटर गहरा जल एकत्र हो जाता। पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवन रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यदि वर्षा कम हो तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, परंतु अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। मौसम और जलवायु की बात करें तो मौसम किसी स्थान विशेष में एक निश्चित समय में जो वायु दशाएं होती हैं जिनमें पवन, वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, मेघ व वर्षा आदि तत्व विद्यमान होते हैं और वह मौसम कहलाता है। जलवायु की बात करें, जलवायु अल्पावधि की नहीं दीर्घ काल तक की औसत दशाओं के योग को बताती है और जलवायु का आशय मौसम के तत्वों के योग से होता है। तो ये था स्टूडेंट आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।